हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नाउन क्लॉज के बारे में। क्लॉज का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे नाउन क्लॉज के बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो आज की हमारी क्लास होने जा रही है एडजेक्टिव क्लॉज पर, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही एक कैटेगरी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने पढ़ा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिनमें हमने नाउन क्लॉज को डिस्कस कर लिया है, उसके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। और आज हमारी क्लास होने जा रही है एडजेक्टिव क्लॉज पर। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, एडजेक्टिव का होगा। ठीक है ना। देखिए, अगर एक सेंटेंस हम ये लिखें, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल। तो इस सेंटेंस में जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल, इसमें जो स्टूडेंट्स नाउन है जो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, और इस नाउन के लिए हमने एडजेक्टिव यूज कर दिया है हार्ड वर्किंग। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव यूज कर दिया गया है। ये आपका जो सेंटेंस लिखा है ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दें तो हम अगर ऐसे लिखें, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। अब देखिए, यहां पर अगर हम दे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। नेवर फेल, इस टाइप की चीजें आपके एरर में दे दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन दे दिया गया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपने फेल वर्ब लिखी है इसका सब्जेक्ट हमारा है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, और कौन से स्टूडेंट्स, हु वर्क हार्ड, और उसके बाद नेवर आपने एडवर्ब लगा दिया इस फेल वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हु वर्क हार्ड आपने लिखा, ये क्या हो गई, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। एडजेक्टिव क्लॉज हो गई क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है किससे, स्टूडेंट से, जिसको हम क्या कह देते हैं, एंटीसीडेंट कह देते हैं। ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती जिसको कह देते हैं। मतलब ऐसा वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, वो नाउन या प्रोनाउन जो कि यूज किया गया है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है, उससे रिलेट करने के लिए इस क्लॉज को, सब्जेक्ट यहाँ पर या ऑब्जेक्ट का ये काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो फिर यहाँ पर ये जो हु आपने लिख दिया है वो स्टूडेंट से यहाँ पर रिलेट कर रहा है, और इसको हम क्या कह देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कह देंगे। ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये जो आपने लिख दिया, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड नेवर फेल, ये आपकी द स्टूडेंट्स नेवर फेल आपकी मेन क्लॉज हो गई। और इसके बीच में आपने ये जो लिख रखा है हु वर्क हार्ड, जिसमें वर्क आपकी मेन वर्ब है, हार्ड आपका एडवर्ब हो गया जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक क्लॉज हो गई, जिसको हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कह देंगे। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज इसको हम कहेंगे, क्योंकि इस नाउन के बारे में ये कुछ बता रही है, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताने वाले वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं, उनको हम एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज कह देते हैं, जैसा भी यूज किया गया है। तो ये हमने ब्रीफली समझा कि एडजेक्टिव क्लॉज हम बनाते कैसे हैं। यानी एक एडजेक्टिव को हमने चेंज कर दिया पूरी क्लॉज में, और वो क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। और क्लॉज का जब हमने एनालिसिस किया था तो हमने पढ़ा था क्लॉज क्या होगी, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो।
है ना, यानी कि उसका प्रेडिकेट पार्ट होगा। वर्ब से जुड़ी और भी चीजें हो सकती है, जैसे यहाँ पर हमने एडवर्ब को जोड़ दिया है, या कोई ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होंगी। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस को देखते हैं, और हम ये देखेंगे हु का यूज कब करेंगे, हुम का यूज कब करेंगे, है ना, व्हाट विच का यूज कब करेंगे, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस आप कैसे यूज करेंगे, दैट का यूज कब होगा, कहाँ पर हु या होम या विच ये सब इनकरेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पर हमको दैट उनकी जगह पर यूज करना होगा। तो ये आज की हमारी क्लास में इन चीजों को डिस्कस किया जाना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, और काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए, कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखें यहाँ पर। The boys who went to the zoo have returned. This is the watch which he gifted me on my birthday. All that glitters is not gold. ये 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस जो लिखा है, द बॉयज हैव रिटर्न्ड, ठीक है, और किन बॉयज के बारे में बात हो रही है, हु वेंट टू द जू। दिस इज द वॉच which he gifted me on my birthday. Which he gifted me on my birthday. All that glitters is not gold. तो इनमें अगर हम देखें तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये मेन क्लॉज है, और जो ये बॉक्स के अंदर कर दिया गया है ये आपकी क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। मेन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हु का यूज हमने किया बॉय के लिए, इसका मतलब पर्सन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु, होम, हुज, इनका यूज करेंगे, ठीक है। और अगर थिंग के लिए हम यूज करते हैं तो विच का यूज करते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दैट का भी यूज इनमें किया जा सकता है। पर्सन के लिए भी हम दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिनमें हमको दैट ही यूज करना होता है, ना हम विच यूज कर सकते हैं और ना हु यूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि द बॉयज मतलब लड़के, हु वेंट टू द जू, जो जू को गए थे, हैव रिटर्न, वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये बॉयज नाउन के बारे में ये डिटेल यहाँ पर दे रही है क्लॉज, और इस वजह से हमने इसको कह दिया एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा है दिस इज द वॉच। अब ये वॉच नाउन हो गया, जैसे यहाँ पर ये बॉयज नाउन हो गया, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाली, उसके बारे में बताने वाली जो क्लॉज हो गई, हमने उसको एडजेक्टिव क्लॉज कह दिया। यहाँ पर हमने प्रोनाउन यूज कर लिया ऑल,
ऑल डिटर्मिनर भी होता है जब उसके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ हो, जैसे ऑल द बुक्स, ऑल द बॉयज, तब फिर वो डिटर्मिनर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऑल प्रोनाउन है क्योंकि ये इज का सब्जेक्ट बन रहा है ना। और जो हमने लिखा है कि दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। ऑल क्या कर देता है, उस चीज को एम्फेसाइज करता है, उस पर जोर देता है। तो कब हम दैट का यूज करेंगे, इस पर भी हमारा डिस्कशन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। अब इसमें एक और बात आ जाती है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव प्रोनाउन से अभी हमने जिन क्लॉजेस को जोड़ा, जो एडजेक्टिव क्लॉज हमारी बनी है ना, इनमें दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक होती है डिफाइनिंग और एक होती है नॉन डिफाइनिंग। क्या है ये चीज, इनको देखिए समझते हैं। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, दिस इज द गर्ल who stood first in the class. My brother who is an engineer lives in Delhi. और एक सेंटेंस साथ में हमने ये लिखा, My brother who is an engineer lives in Delhi. ये सेंटेंसेस जो हमारे हैं, इस सेंटेंस में हम देखें तो दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, ये कई में से एक गर्ल है जो क्लास में फर्स्ट आई। यहां पर देखिए हमने कॉमा का यूज नहीं किया, और ये गर्ल को डिफाइन कर रहा है ना, कि कौन सी वाली गर्ल जो क्लास में फर्स्ट आई। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गई। ये हो गई डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दूसरा क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर हु इज एन इंजीनियर लिव्स इन दिल्ली। ये भी डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एक से ज्यादा भाई हैं, और वो वाला भाई जो क्या है, इंजीनियर है। तो हु इज एन इंजीनियर, यहां पर ये क्या हो गई, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गई। ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गई, मतलब यहां पर डिफाइन किया जा रहा है कि कौन सा वाला भाई। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखें, इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि माई ब्रदर हु इज एन इंजीनियर लिव्स इन दिल्ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कई भाइयों में से एक। माई ब्रदर के बाद कॉमा लगा दिया गया है, और ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी गई है। ठीक है, इसका मतलब मेरा एक ही भाई, और वो क्या, जो कि एक इंजीनियर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ना कि उसकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो ये क्या हो गई, एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गई। नॉन डिफाइनिंग ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि कौन सा वाला भाई है ना, एक ही भाई है। यहां पर हुआ कि एक ही भाई, और जो कि क्या है, इंजीनियर है।
तो ऐसे में फिर हम इसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाती है क्या, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। जबकि ऊपर जो हमने लिखी है इनको डिफाइन करने की जरूरत पड़ी है और इनको हम क्या कह देते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, है ना। चलिए फिर उसके बाद यूज ऑफ हु, whom, whose। हु, whom और whose का यूज जब हम क्लॉजेस को जोड़ने के लिए करते हैं तो कैसे इनका यूज किया जाए। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द मैन ही हेल्प्ड मी। और एक सेंटेंस ये लिखा है, दिस इज द मैन आई हेल्प्ड हिम। और एक सेंटेंस ये लिख दिया, दिस इज द मैन his brother helped me। तो ये 3 सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं। अब इन 3 सेंटेंसेस में, ये जो 3 सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं, इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये लिखा हुआ है, दिस इज द मैन, एक सेंटेंस हुआ, और ही हेल्प मी। तो मैन के लिए जो वर्ड हमने यूज किया है वो क्या है, ही यूज किया है। दिस इज द मैन, यहां पर मैन के लिए जो अगली सेंटेंस में जो बात यूज की गई है, जो वर्ड यूज किया गया है मैन के लिए, वो क्या है, हिम यूज किया गया है, आई हेल्प्ड हिम। और अगले वाले में, दिस इज द मैन हिज ब्रदर हेल्प्ड मी, यहां पर मैन के लिए जो हमने यूज किया है वर्ड, वो क्या है, डिटर्मिनर हिज है। ठीक है, अब इनको अगर हम कंबाइन करें, आप जानते हैं हु क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये पॉजिटिव केस हो गया। यहां पर ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजिटिव केस है। तो अगर हम इनको कंबाइन करें, तो दिस इज द मैन दिस इज द मैन, और जब हम मैन के लिए जो ही प्रोनाउन है, इसको जब हम यहाँ पर इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने, इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, दो क्लॉजेस में हम चेंज करेंगे, तो फिर यहाँ पर हु का यूज आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, हु हेल्प्ड मी, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। हमने ही को रिमूव किया और यहाँ पर हु लिख दिया। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, दिस इज द मैन आई हेल्प्ड हिम। अगर इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो लिखा जाएगा, दिस इज द मैन whom I helped। अब यहां पर whom आ गया क्योंकि हमने him को रिमूव किया। मैन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पर हिम यूज किया गया है। मैन के लिए हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लाने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस का ये यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है और इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने यूज कर दिया, कैसा, ऑब्जेक्टिव केस का। फिर उसके बाद दिस इज द मैन हिज ब्रदर हेल्प मी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर हम कंबाइन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज द मैन, और ये पॉजिटिव केस में है तो पॉजिटिव केस के लिए क्या करना होगा, हमें हिज को हटाएंगे और हिज की जगह पर हम जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, हुज ब्रदर हेल्प्ड मी।
यानी हिज को हमने हटाया और यहाँ पर यूज़ क्या कर दिया, हुज यूज़ कर दिया। हुज का यूज़ हु, होम और हुज तीनों ही ध्यान रखना है ये पर्सन के लिए होंगे। इसलिए कभी कभी आपसे कॉमन एरर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए, जैसे द रिवर के लिए हुज का यूज़ कर दिया गया, द शॉप के लिए हुज का यूज़ कर दिया गया, तो फिर वो गलत होगा। उसके लिए हमको ऑफ विच का यूज़ करना होगा, ठीक है। हुज ओरिजिन ना कह करके द ओरिजिन ऑफ विच ऐसे लिखेंगे, है ना। तो हम जब इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे उन एरर्स को रिमूव करना है, सही कैसे हम लिखेंगे। तो ये बात हो गई हु, होम और हुज। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट जो है बच्चों के लिए आ जाता है हु और होम के यूज में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। सेंटेंस है हमारे सामने, दिस इज द बॉय, फिर डैश एवरी वन एडमायर्स। हमको हु या होम में से यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज द बॉय everyone knows is honest। इसको कॉमा से सेपरेट भी कर दिया जाता है, कभी कभी कॉमा नहीं भी लगाए गए वहां पर, तब भी आपको समझना है। दिस इज द बॉय, फिर everyone knows is honest। ये तीसरा सेंटेंस है, द बॉय फिर डैश यू टीच इज सिटिंग हियर। अब इन तीनों सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो पहला सेंटेंस जो है वो क्या है, दिस इज द बॉय फिर एवरीवन एडमायर्स। तो यहाँ पर जो आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, वो बॉय के लिए यूज होगा, और ये जो बन रहा है वो एडमायर्स, अगली जो क्लॉज है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो बॉय को, यानी हर कोई एडमायर करता है किसको, बॉय को, तो एक तरह से ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ही हो गया। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर हम दो क्लॉज में इसको चेंज करेंगे तो दो क्लॉजेस में चेंज करने पर ये सेंटेंस कुछ इस टाइप में दिखाई देगा। दिस इज द बॉय, और उसके बाद फिर एवरीवन एडमायर्स हिम। यानी हम ही नहीं लिख सकते, यहाँ पर हिम लिखना पड़ेगा। हिम यहाँ पर लिखेंगे जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो इसी हिम के लिए हमको यहाँ पर यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर हम हिम को रिमूव करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा क्या, होम, ऑब्जेक्टिव केस है। दिस इज द बॉय होम एवरीवन एडमायर्स। इसका मतलब ये वही लड़का है जिसको हर कोई एडमायर करता है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए हो गया। उसके बाद फिर आगे जो लिखा हुआ है, दिस इज द बॉय फिर एवरीवन नोज इज ऑनेस्ट।
अब यहाँ पर ये देखना है, ये नोज का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है बॉय, बल्कि इस इज का सब्जेक्ट बन रहा है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहां पर क्या है कि दिस इज द बॉय, फिर एवरीवन नोज इज ऑनेस्ट। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो ये नोज का ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो फिर ये चीज आगे ना लिखी हुई होती, ये चीज आगे अगर ना लिखी होती तब फिर ये हो जाता है कि दिस इज द बॉय होम एवरीवन नोज, तब ये नोज का ऑब्जेक्ट बन जाता। तब हम इसको ऐसे समझते कि दिस इज द बॉय, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हुआ, और एवरीवन नोज हिम, एवरीवन नोज ही ना लिखा जाता, एवरीवन नोज हिम लिखा जाता, और हिम को हम जब रिमूव करते तो ये होम हो जाता। लेकिन ये सेंटेंस आगे और एक्सटेंड हो गया है, इज ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे समझेंगे फिर, दिस इज द बॉय, ये एक सेंटेंस हमने लिख दिया, और everyone knows that, अगर आप दैट ना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं, खासकर इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में हम लिख देते हैं। तो एवरीवन नोज दैट ही इज ऑनेस्ट। तो आपने यहां पर देखा कि हमको ही लिखना पड़ेगा, हिम इज ऑनेस्ट तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। और अगर ये जो ही यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम बॉय के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये नॉमिनेटिव केस है, तो यहां पर भी हमको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हु लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द बॉय हु एवरीवन नोज इज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस आपका ऐसे फिर लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, द बॉय, फिर यू टीच इज सिटिंग हियर। द बॉय यू टीच, और आगे क्या है, इज सिटिंग हियर। यहां पर इज सिटिंग तो लिखा है, लेकिन इसका सब्जेक्ट यहां पर आ चुका है। इसका मतलब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आप लिखेंगे वो इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। मीनिंग हुई यहां पर कि द बॉय इज सिटिंग हियर, द बॉय इज सिटिंग हियर। और कौन सा बॉय, किसके बारे में बात आ रही है, whom you teach, whom you teach, जिसे तुम पढ़ाते हो, क्योंकि इस टीच वर्ब के लिए ये क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर हम दो अलग अलग सेंटेंसेस लिख दें, अलग अलग सेंटेंस लिखने पर क्या होगा कि द बॉय इज सिटिंग हियर, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, और यू टीच ही ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, यू टीच हिम। और जब हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, होम लिख दिया। तो मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया कि कहाँ पर हमने हु का यूज़ किया और कहाँ पर हमने होम का यूज़ किया। तो ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हु और होम को लेकर के ऐसे सेंटेंसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। चलिए, अब एक बात और आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हम यूज कहां पर करें, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका दैट है, तो वैसे तो ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन स्पेशली हम इसको यूज करते हैं अगर एंटीसीडेंट में या एंटीसीडेंट के साथ ऑल, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, ऑफ एडजेक्टिव, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, अगर इनका यूज कर दिया गया है, या फिर किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया गया है जो स्टार्टिंग में हु से या व्हाट से अगर स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसे में फिर हमको क्या करना होगा, फिर दैट का यूज करना होगा। और अगली बात आपकी क्या रहती है
अगर पर्सन और साथ ही साथ अगर हमने किसी एनिमल को इंक्लूड कर दिया, तो ऐसे में फिर हम विच का या हु का, इन दोनों का अलग अलग ना यूज़ करके हम दैट का यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझें। This is the best novel that I have ever read। अगर आप चाहें तो इस दैट को ओमिट भी कर सकते हैं। इसका भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस अगर हमने ये लिखा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अभी जो हम लोगों ने एक सेंटेंस ये लिखा था, इसमें अगर हम दैट को हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन इस दैट को अगर हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। रीज़न क्या होता है, ये इस वर्ब के लिए, ग्लिटर्स वर्ब के लिए, जो कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है, एडजेक्टिव क्लॉज, इसके लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये जो दैट है अगली वाली, यानी जो क्लॉज बन रही है आपकी, इसका सब्जेक्ट नहीं बनना है। सब्जेक्ट तो हैव और रेड का क्या बन गया है, सब्जेक्ट तो आई बन गया है। और ये क्या काम कर रहा है, जो दैट जिसके लिए हमने लिखा है वो किसके, नॉवेल के लिए आया है। नॉवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई हैव एवर रेड, रेड किसके लिए आया है, नॉवेल के लिए आया है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहे ये लिखें, दिस इज़ द बेस्ट नॉवेल दैट आई हैव एवर रेड, या दिस इज़ द बेस्ट नॉवेल आई हैव एवर रेड। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, द बेस्ट लिख दिया गया, यानी सुपरलेटिव डिग्री वाली बात हमने कर दी, और इस वजह से यहाँ पर आप विच का यूज़ ना करके दैट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से ऑल का अगर यूज़ कर दिया गया तो ऐसे में फिर हम विच का यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर आपको दैट लिखना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लें। Who would like to be a slave? यानी कौन है जो गुलाम बनना चाहेगा। इसका मतलब कोई नहीं है ना। इस टाइप के रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनको रेटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। क्या होते हैं, इन पर फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। तो अगर हमने स्टार्टिंग कर दी हु से, जो कि एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसे में फिर हम हु का यूज़ ऐसे ना करके, बल्कि हम क्या लिख देंगे, दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा दैट, हु इज़ दैट वुड लाइक टू बी अ स्लेव। ऐसे ही विच के साथ भी लिखना है आपको। अगर पर्सन और एनिमल साथ में अगर हम लिख देते हैं, द ओल्ड मैन and his dog that are sitting in the park look tired। तो इसका मतलब द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग, दोनों के लिए बात की गई है ना। और जो कि बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, इन द पार्क, और उनके बारे में आगे क्या बात कर दी गई है, लुक टायर्ड। लुक्स नहीं लिखा गया क्योंकि एंड से हमने दो सिंगुलर को जोड़ दिया, बात हो गई प्लूरल। आर लुकिंग नहीं कहा जाएगा क्योंकि मतलब ये आपकी परसेप्शन की जो वर्ब्स होती हैं उनको हम कंटिन्यूस में नहीं लिखते। कब लिखी जाती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग दैट आर, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड से जोड़ दिया, जो कि एक पर्सन है और एक एनिमल है, तो ऐसे में हमने क्या कर दिया, दैट का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई इस क्लॉज से रिलेटेड कि एडजेक्टिव क्लॉज का हम यूज़ कैसे करते हैं। एक और बात आ जाती है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सही तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, सही जगह पर यूज़ किया जाना चाहिए।
है ना, और उसका एंटीसीडेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। देखिए कैसे, हैव यू रेड शेक्सपियर्स प्लेज who is regarded as the greatest English प्लेराइट। प्लेराइट का मतलब नाटककार, ठीक है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, हैव यू रेड शेक्सपियर्स प्लेज हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेराइट। अगर हम यहां पर देखें, इसको अगर आपको दे दिया गया सेंटेंस एरर डिटेक्शन में, ये ऐसे, ये सेंटेंस है आपका, हैव यू रेड शेक्सपियर्स प्लेज, ये आपका ए पार्ट हो गया, हु इज रिगार्डेड एज द, ये आपका बी पार्ट हो गया, और ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेराइट ये आपका सी पार्ट हो गया। नाउ योर सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ए, बी एंड सी। इफ देयर इज एनी एरर इन द सेंटेंस, यू विल हैव टू pick out the part whether it is A or B or C, and if there is no error in the sentence, then your answer will be no error, option D। तो अगर हम यहाँ पर देखें, who का यूज जो कर दिया गया है वो किसके लिए आ रहा है, प्लेस के लिए आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। अब इसको हम कैसे सही करें इस सेंटेंस को, आगे जो बात लिखी है, इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेराइट, तो इंग्लिश प्लेराइट के बारे में बात हम करें तो फिर क्या, शेक्सपियर के बारे में बात आ रही है, ना कि प्लेज के बारे में। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, इसको अगर हम लिख दें, शेक्सपियर्स प्लेज को हटा करके द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, है ना, और हु मतलब कई शेक्सपियर तो है नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर कॉमा का यूज करना पड़ेगा। तो द प्लेज ऑफ शेक्सपियर ऐसे अगर हम लिख देंगे तो फिर अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हु का यूज अब किसके लिए आ गया, शेक्सपियर के लिए आ गया। अभी ये हु किसके लिए आ रहा था, ये प्लेज के लिए आ रहा था, इसलिए गलत था। तो अगर हम ये लिखें, हैव यू रेड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेराइट, नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं उसका एंटीसीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसके पास होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर के, डिफाइनिंग क्लॉज क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या है रिलेटिव क्लॉजेज में, और कैसे हमको हु, हुम, हुज का यूज़ करना है, कैसे दैट का यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए चीज़ें रही होंगी, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।